खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। अरे जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। आजादी का संग्राम नहीं पैसों से खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है। देखिए, ये एक सिपाही का दर्द है, ये एक सिपाही की एक जो अंदर का उसके जोश है वो आज भी जागरूक है। सर, कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी एक्चुअल में अभी 3 अप्रैल से मैं 86 में चल जाऊंगा। और वैसे नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्सू टीवी। दोस्तों, नेक्सू टीवी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो 1966 से लगातार पुलिस रिफॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर रावत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। मिस्टर रावत 1996 यानी कि 1966 से पुलिस रिफॉर्म के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी आपको याद होगा दोस्तों, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो गुलामी के नियमों से ही चल रही है। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बना दी वही व्यवस्था आज पुलिस में चली आ रही है। क्या आज हमें उस व्यवस्था की जरूरत है? न्यायपालिका में सुधार हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में सुधार हो रहे हैं, कई जगह सुधार हो रहे हैं। क्या पुलिस में सुधार होने की जरूरत नहीं है? आज उसी संस्था के जो पुलिस में सुधार के लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं मिस्टर रावत जी। सर, ये जो आपकी संघर्ष की गाथा है ये कब से शुरू हुई? दिल्ली पुलिस नॉन गजेटेड कर्मचारी संघ की छत्र छाया में भगवान दास शास्त्री की अध्यक्षता में ये आंदोलन 1966 में गुलजारीलाल नंदा जी गृह मंत्री थे, जिन्होंने हमारी संगठन को मान्यता दी थी। 27 फरवरी 1967 को इस संगठन के डिमांड नोटिस को हमने इंदिरा जी को सौंपा। तो उनको जो गवर्नमेंट की जो सरकारी आईबी, सीआईडी या और सीबीआई वगैरह, उन्होंने उनको मिसगाइड किया कि ये संगठन बहुत खतरनाक है और इन्होंने इरादा किया कि ये आपकी कोठी का घेराव करके आपको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। 14/4/1967 को इंदिरा जी ने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला करके, और हम जो अपने एसोसिएशन के जो ऑफिस पीरियड थे 18 आदमी, उनको आर्टिकल 311(2)(c) बिना किसी इंक्वायरी के राष्ट्रपति डिसमिस कर सकता है। अच्छा। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन को जब ये बात पहुंची लिखित कार्यकारिणी की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये तो कोई राष्ट्र विरोधी, मेरे को तो कुछ मामला बनता नहीं है और मैं तो इनको डिसमिस नहीं कर सकता। मतलब उस वक्त ये सिफारिश की गई आप लोगों को रिफॉर्म के लिए जाने के लिए कि आप लोगों को डिसमिस किया जाए। डिसमिस किया जाए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी के मने करने पर भी इंदिरा जी ने एक सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी से फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके साइन करके हमको डिसमिस कर दिया। अच्छा। उस इलीगल डिसमिसल के खिलाफ हमारे जो नेता थे, उन्होंने फिर इंदिरा जी के खिलाफ एक शांतिपूर्वक अनुशासन में रह करके पुरानी पुलिस लाइन से नई पुलिस लाइन और राष्ट्रपति भवन पर जाकर के हमारे सारे हथियार दिल्ली में 144 लगा दी। दिल्ली पुलिस से जहां भी हथियारबंद जो उनकी ड्यूटी थी सब छीन ली गई। तो फिर हमने वहां से एक आंदोलन शुरू किया। शुरू में जब वहां से राष्ट्रपति भवन से हम तीन मूर्ति की तरफ, इंदिरा जी की कोठी की तरफ चले, सफदरजंग रोड की तरफ, तो वहां आंसू गैस के गोले, हवाई फायर, लाठी चार्ज, तितर बितर कर दिया। तो मैं इंदिरा जी की कोठी के सामने करीब 55-56 नौजवान रंगरूटों को मेरे साथ थे, आंसू गैस की परवाह किए बिना, और हम वहां पहुंच गए। डीआईजी कृपाल सिंह ने हमको अरेस्ट किया। FIR नंबर
87 हमारे खिलाफ दर्ज की गई। और फिर हमारे और साथी आ गए, प्रेस रिपोर्टर आ गए, कम से कम 1000, 1500, 2000 आदमी 5 बजे तक वहां इकट्ठे हो गए। फिर वो हमको छोड़ दिया गया और हमको अरेस्ट नहीं किया। रात भर वहीं रहे, पूरी रात में। उस समय 10,000 फोर्स था, लेकिन रात को होते 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 5-6 हजार आदमी हमारे इकट्ठे हो गए। दिल्ली पुलिस ने अपनी ड्यूटी बंद कर दी। यहाँ सीआरपीएफ और बीएसएफ की ड्यूटी थानों में लगा दी, आर्मी को सतर्क कर दिया। और फिर अनाउंस किया गया 15/4/67 को कि अब चौहान साहब गृह मंत्री जो है वो आपको संबोधन करेंगे 10 बजे। उन्होंने संबोधन किया। जिस तरह से प्रक्रिया होती है भारत सरकार की, एक आपका तो जो ड्यूटी है वो कानून का पालन करना, ना कि कानून का इस तरह से मखौल उड़ाना। हाँ, इस तरह से कानून तोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। और जो आपकी मांग है मैं उन पर विचार करूंगा, मैडम को बताऊंगा, और आप अपनी ड्यूटी पे चले जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वह उन्होंने तो सख्त कार्रवाई के लिए कहना था, और वहां हमारा जो हजूम था उनके खिलाफ चौहान मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। और हमको 2 बजे वहां से आर्मी के ट्रक बुला लिए। एक अश्विनी कुमार डीजी होते थे, पता नहीं पंजाब पुलिस के थे, उन्होंने ट्रक लगा दिए और हमारी गिरफ्तारी शुरू हो गई। 1014 आदमी दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार हुए। वो ट्रक में जो इधर उधर ले जा रहे थे, ट्रक पलट गया, उसमें 2 आदमी की मौत होगी, 15-20 आदमी घायल हुए। और हम कम से कम 1971 में पार्लियामेंट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें इंदिरा जी को मानना पड़ा। जितने भी हमारे एजिटेटर जो सस्पेंड वगैरह हुए थे हमारे अलावा, उनको सबको ड्यूटी पे ले लिया, हमें छोड़ करके। कितने लोगों को नहीं लिया ड्यूटी पे? 18 आदमियों को नहीं लिया। और जो क्यों नहीं लिया उनको? नहीं, वो राष्ट्रपति के आर्डर से जो आर्टिकल 311(2)(c) में डिसमिस थे, उनको नहीं लिया गया। बाकी और सबको ले लिया गया। ठीक है। तो उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से जो प्रक्रिया करते 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 मेरे को तो 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए वापस लेने के लिए। फिर भी गवर्नमेंट को वो भाई नहीं बात मेरे बहाल होने की। फिर मेरी ड्यूटी यहाँ ओखला थाने में थी, पता नहीं वो क्या कुदरत की माया थी, एक्सीडेंटल एक केस हुआ मेरी जगह। मारना तो मेरे को था, एक सिपाही और मार दिया, अजयपाल सिंह, मेहरौली थाने का, वो मेरे पास खड़ा था। ठीक है। मैं बच गया। मेरा अभी ये हाथ दिख रहा होगा आपको, ये हाथ बिल्कुल, बिल्कुल, ये दिख रहा है उसी का। राइफल ने बचा दिया, राइफल मेरे ऊपर आ गई थी। बाकी किस्मत की बात है कि मैं 20 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं बहाल हुआ, और अब 2003 में मैं बाइज्जत रिटायर हुआ हूँ, सम्मान के साथ में ड्यूटी करी है। और एक मैं ही आदमी जिंदा हूँ उस आंदोलन का, जो उस संघर्ष में जो आवाज उठाई थी, वो आज तक मेरी आवाज सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। और कम से कम भी लॉ इंस्टीट्यूट में, इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में, और इधर उधर कम से कम 20 दिल्ली पुलिस रिटायर्ड नॉन गजेटेड कर्मचारी एसोसिएशन की छत्र छाया में ये काम आज भी हम कर रहे हैं। आज आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारी एक इसमें याचिका थी, उसमें जो ऑर्डर किए हैं, एक पुलिस कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। अच्छा। 2003 में मेरी एक याचिका थी 175 नंबर 2003 की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑर्डर किए। एक ये तो जो पुलिस आयोग और पुलिस कमेटी है, उनको आज तक लागू नहीं किया, वो लागू किए जाएं। क्यों नहीं किए, ऐसा नोटिस दिया था। अच्छा। 2006 में प्रकाश सिंह जो डीजी थे उत्तर प्रदेश के, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है कि ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है, इसको खत्म करके पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस फोर्स को बचाया जाए, ये ताकि ये स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष पब्लिक की सेवा सुरक्षा कर सके। अच्छा राणा जी, एक बात और बताऊं, जिस तरह से हमारे देश में समानता के अधिकार, या आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अभी फैसला दिया है, एक ये जो वीआईपीज हैं, इनके खिलाफ भी अब आम क्रिमिनल अपराधियों की तरह केस चलेंगे। ये असंभव सी बात है। असंभव इसलिए है कि ये तो पुलिस को ही तो सिद्ध करना पड़ेगा कि ये रिश्वत है, या ये इलीगल है, या ये करप्शन है, और पुलिस तो इनकी गिरफ्त में रहती है। पुलिस तो पॉलिटिकल प्रेशर के मातहत काम करती है, इनके खिलाफ तो एक आवाज भी नहीं उठा सकती। अब ये नया कानून बना है, आज भी हमारे इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में एक किताब का विमोचन हो रहा है, तो ये भी मुश्किल है। एक एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने से ब्रजभूषण के खिलाफ, हमारी बेटी
पहलवान जो बैठी रही हैं यहाँ जंतर मंतर पे इतने दिन धरना वगैरह दिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, जब तक वो एफआईआर उसके खिलाफ हुई, और एफआईआर खिलाफ हुई तो क्या उसके खिलाफ कोई उसकी गिरफ्तारी हुई कोई? आज तक तो मेरे ख्याल। तो इस तरह से जब तक ये पुलिस सुधार नहीं होंगे, ये बिल्कुल मैं घोषणा करके कहता हूं, जब तक चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो और चाहे संसद का आदेश हो, इनका लागू होना असंभव सी बात पुलिस है। सुधारों में पहली मांग क्या है आपकी? पहली मांग तो हमारी ये है कि जो 1861 के जो पुलिस एक्ट है जो ब्रिटिश कालीन का, वो खत्म होनी चाहिए। उसमें 24 घंटे के मुलाजमान हैं। हमारे पुलिस वाले कुछ तो खैर ऑफिसों में या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ठीक है पुलिस वाले, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थानों की जो देहात में जो फील्ड में जो काम करते हैं, हालत बहुत खराब है। और महीने में 2 महीने में कोई ना कोई हमारा साथी आत्महत्या जैसे कांड कर बैठता है। कारण 24 घंटे के मुलाजिम है। अब ड्यूटी दे के गए, फोन गए, इधर आओ, इधर आओ, फिर अगर नहीं आते एब्सेंट, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उनको सस्पेंड, उनको ये क्या है? एक एक वीआईपी के पीछे हजार पुलिस वाले आगे पीछे घूमते हैं, यही लोकतंत्र है। और जब हमारे हजार नहीं 10-10 हजार के पीछे सुरक्षा के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं है, यही लोकतंत्र है। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि हम सिविल सर्विस है, पुलिस कोई आर्मर्ड फोर्स नहीं, कोई आर्मी का नहीं, तो हमारे ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए। 8 में बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए, देश सेवा है, तो हमारी 12 घंटे हो जाए, उनको बाद में रेस्ट कर दिया जाए। उनकी शिफ्टिंग जैसे बम्बई में है, शिफ्टिंग ड्यूटी है। अब ये एक सिपाही है, मान लो किसी भी तरह से गलत फहमी में या किसी तरह से 50 रुपए ट्रक वाले से या किसी से रिश्वत लेता, तो उसको ऐसे समझो जैसे कोई आतंकवादी पकड़ लिया हो। और ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये करोड़ों अरबों रुपए में खेलते हैं, इनके लिए कुछ भी तो नहीं है। कोई एक आध मछली पकड़ लेना तो ऐसे मगरमच्छ है एक जो जहाज को पलट देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मैं तो आखिरी श्वास तक, जब तक मेरे अंदर सांस है, जो मेरी 1966 में एक मैंने वचन दिया था अपने पुलिस फोर्स को, मैं उसके पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया हूं, संसद में भी मेरे सब प्रश्न उठाए गए हैं, और जैसा भी बनेगा अनुशासन में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से मैं कोकोई भी एजिटेशन या कोई ऐसा अपराधी कार्यक्रम नहीं करूंगा। अच्छा, आप कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं? 1962 में भर्ती हुआ था। 1964 में सबसे पहले जो मेरा विरोध हुआ, एक मैं हिंदी से प्रवाह करके लिए इजाजत मिली दिल्ली पुलिस से, हमारे एसपी साहब से, एसपी SND, अच्छा, परमिशन दे दी कॉलेज जाने के लिए। लेकिन जब मेरे को एग्जाम के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो तू ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, हमसे इस तरह से बात करता, ग्रेजुएट होने पर तो तेरे और भी वो बढ़ जाएंगे दाम। नहीं, कोई छुट्टी नहीं। फिर भी मैंने जबरदस्ती करके मेडिकल वगैरह लेके वो एग्जाम पास किया। वहां से विरोध हुआ। बताइए, जिस देश में जिस रूल के मुताबिक मैंने परमिशन ली कॉलेज जाने के लिए, उसमें मेरे को एग्जाम देने के लिए, छुट्टी के लिए इस तरह से कह दिया गया। कभी छुट्टी देते भी नहीं है, आज भी नहीं देते, छुट्टी नहीं देते। तो ये तो आपके अधिकारियों की ही, जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनकी ही गलती है, रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। नहीं, अधिकारी तो इनकी मदारी की बंदरियां हैं, उन्हीं के इशारे पर हम नाचते हैं, वो इन्हीं के इशारे पर नाचते हैं। पुलिस कमिश्नर या कोई भी जितने भी बड़े बड़े IG या डायरेक्टर जनरल बनते हैं, वो सब ठाकुर सुहाती तो हैं। अब ये बंबई में जो इतना बड़ा लेन देन हुआ, वो गवर्नमेंट के इशारे पर हुआ। क्या बंबई में ही हुआ? इंडिया में नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। ये राणा जी कहीं भी कभी भी ये बंद नहीं हो सकता। मतलब आपके जो एक संघर्ष की कहानी है, एक स्टूडेंट लाइफ से ही, जब से आपने सीनियर्स के एक वो कहेंगे कि उनका जो एक अपना ईगो वाला मामला था, वो सामने आया कहीं ना कहीं। अभी जब आपने ये बात कही कि बचपन से या विद्यार्थी जीवन से ही, 1956 में मेरे गांव बहबलपुर गांव है राजपूतों का, उसके पास में एक फतेहपुर बिल्लोच है। 1956 में कोई सन्यासी आए गऊ लेकर के, और वो बाद में नेताजी सुभाष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी शुरू में तो थोड़ी घनी 50, 100, 200, 500 बढ़ते बढ़ते फिर वो 50 और 1000 आदमी इकट्ठे होने लगे नेताजी आगे। उन्होंने फिर ऐलान किया
23 जनवरी 1957 को हम नेताजी का जन्मदिन मनाएंगे। तो उस समय तो पंजाब की गवर्नमेंट थी। उन्होंने फिर गांव वालों से कहा, अरे ये बाबा जी भगा दो, ना तो ये सबरे गांव उठ जाएंगे, यहाँ तो भीड़ हो जाएगी लाखों की, गोली चलेंगे यहाँ, ये बाबा जी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कोई वो है ढोंगी। नेताजी बता रहा अपने आप को। फिर गांव वालों ने महाराज जी के हाथ जोड़े। मैंने उनकी सेवा करी थी, उन संत की। मैं जब पढ़ता था 5वीं क्लास में, मैं वहां रहा हूं, उनकी संगत करी है, उनका सत्संग सुना, उनकी सिपी सुनी, और वही खून जो 56 में उन्होंने मेरे भीतर भरा है वो याद तक चल रहा। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना सुप्रीम कमांड मानता हूं। और आज आपके चैनल द्वारा ये भी आपको बताना चाहता हूं, एक ये जो बंटवारे की जो स्वतंत्रता जिसके आज हम गुलाम बने हुए हैं, जो पुलिस का आज तक भी वो नहीं बन रहा, वास्तविक स्वतंत्रता के लिए आज भारत माता शहादत मांगती है राणा जी। और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत पर चल के, जो मोदी जी ने भी 2018 में लाल किले पर कहा था कि उनको सम्मान नहीं मिला, मैं मोदी जी के लिए भी सल्यूट करता हूं कि मोदी जी सम्मान आपने भी नहीं दिया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। तो उनको तुम्हारे सम्मान की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है तो आज के नौजवानों से जरूरत है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। अरे जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। आजादी का संग्राम नहीं पैसों से खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है। देखिए, ये एक सिपाही का दर्द है, ये एक सिपाही की एक जो अंदर का उसके जोश है वो आज भी जागरूक है। सर, कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी एक्चुअल में अभी 3 अप्रैल से मैं 86 में चल जाऊंगा, और वैसे सरकारी में 3 अप्रैल 1942 का मेरा जन्म है। मतलब आप लगभग मुझे लग रहा है कि 15 साल की उम्र से ही संघर्ष कर रहे हैं लगा। हाँ, जब वो महाराज आए थे जब मेरी इतनी उम्र होगी। स्कूलों में मेरे को अब भी जब भी अरे नेताजी, पुलिस वाले भी जहां भी मिलते हैं, अरे नेताजी। मेरे को तो ऐसा खिताब मिला हुआ, तो उस खिताब को मैं कैसे धूमिल हो जाने दूंगा। नेताजी कोई भारत के नेता नहीं थे, वो विश्व मंच के नेता थे। 9 देशों ने उनकी गवर्नमेंट को मान्यता दी थी, और मैं उनका एक सिपाही हूँ, भारत माँ का एक सिपाही हूँ। भारत माता को भ्रष्टाचारियों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए मैं नेताजी के सिद्धांत पर चल के अगर जिंदा रहा तो एक दिन दुनिया को दिखा दूंगा कि नेताजी का एक सिपाही जिंदा है। देखिए, ये नेताजी के सपनों को लेकर आज भी जी रहे हैं। आज भी उनके दिल में वो दर्द है कि आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं, आज भी हमारी पुलिस व्यवस्था आज भी गुलामी में जीने को मजबूर है। क्यों? ये दर्द एक 86 साल के इंसान के अंदर आज भी वो जज्बा दिखाई दे रहा है जो एक युवा में दिखाई दे रहा है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा है, लेकिन ऐसे जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी उनको महसूस किया है, उनके दिल में हर तरह से महसूस हो रहा है। चलो राणा जी, 56 में जो मैंने महात्मा देखे, जिनसे मेरे को प्रेरणा मिली नेताजी के बारे में, 1966 में भी थाना तुगलक रोड में मेरे को उनसे आशीर्वाद मिला, और उन्होंने मेरे को कहा जब तक जिंदा है अपनी वचन का पालन करना, बहुत कठिनाई आएंगी तुम्हारे सामने, और कह के और लापता हो गए। सीढ़ी गाड़ी थी, और ये जो लामा होते हैं उनके बेस में थे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं रुके, जब तक तो ऑफिसर की भगदड़ मच गई, कौन आया कौन नहीं आया। और फिर मेरे से राइफल वगैरह छीन ली, पता नहीं कौन इनको सिखाता है क्या करता है। ऑफिसर बहुत अच्छे थे, उस समय के ऑफिसर बहुत अच्छे थे।
उन्होंने मेरे को लाइक किया। एक एसपी एसएनडे थे जिन्होंने मेरे को छुट्टी नहीं दी थी, उन्होंने फिर मेरे लिए कहा मारो इसको गोली। अविनाश एसएचओ थे, अविनाश चंद्र चौधरी, अविनाश चंद्र एसएचओ थे 1966 में थाना, मारो गोली। उन्होंने कहा सर फालतू मत बोलिए, ये हमारा देशभक्त नेता है, इसको मारने के लिए कह रहे हो? आप जा सकते हैं। अविनाश चंद्र चौधरी एसएचओ तुगलक रोड ने एसपी एसएनडे को ये शब्द बोले, मारने के लिए कहते हो उसको? ये हमारा नेता है, ये एक देशभक्त है। क्या आपके अंदर ऐसा उनको लग रहा था कि ये आज भी नेताजी के जो विचार हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, इसलिए वो डर रहे हैं? नेताजी का बेल्ट लगाता था, बाकायदा मैं खुल्लम खुल्ला बेल्ट लगाता था, नेताजी का छाती पर बेल्ट लगाता था, मैं जेल में नेताजी का बेल्ट लगाता था। मैं रघुवंशी हूं, रामायण जी का पाठ करता हूं रोजाना, बिना उसके मैं जी नहीं सकता। ये राम जी का सिद्धांत है। राम जी कोई राम जी नहीं है, राम जी कोई महाराज नहीं, राम जी एक राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माता है। दुनिया भी आज राम राज्य की स्थापना के लिए वचन देती है। मैं रघुवंशी हूं, और फिर ये तो समय बताएगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, कभी फिर आपसे मुलाकात होगी। देखिए, ये जज्बा है एक सच्चे सिपाही का, जो नेताजी के सही आदर्शों पे चलने वाला, और उसे क्या क्या झेलना पड़ा, नेताजी को तो क्या क्या नहीं झेलना पड़ा होगा। आप सब लोगों ने बहुत सारी स्टोरियां सुनी हैं, हमने बहुत बताई हैं, बहुत सारी उनके परिवार को भी लाए हैं हम, और तमाम चीजें बताई। लेकिन जो नेताजी के सिद्धांत पर चलने वाला एक सिपाही है, उसको गोली मारने तक के आदेश दे दिए थे एक एसपी ने। ये हालात हुए कि अगर आप नेताजी के आदर्शों पर चल रहे हैं आजादी के बाद, तो उनके साथ ऐसे हालात होंगे। तो सोचिए नेताजी के साथ क्या गुजरी होगी हमारे आजाद भारत में। जो कहते हैं कि कहां चले गए थे नेताजी, किसी को कुछ नहीं पता है। सर, हमारे साथ जुड़े आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से इन देशवासियों को, भारत माता को भ्रष्टाचारियों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए जागृत करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।